अध्याय 2। अस्पताल। लिंचबर्ग जनरल अस्पताल का आपातकालीन कक्ष राज्य वर्जीनिया का दूसरा सबसे व्यस्त आपातकालीन कक्ष है। वर्जीनिया राज्य में और आमतौर पर सुबह 9:30 तक पूरी तरह से सक्रिय रहता है। एक सप्ताह के दिन की सुबह। उस सोमवार में कोई अपवाद नहीं था। हालांकि मैंने अपने अधिकांश कार्य दिवस शार्लोट्सविल में बिताए, मैंने लिंचबर्ग जनरल में काफ़ी समय ऑपरेशन में बिताया है और मैं वहां लगभग सभी को जानता था। लॉरा पॉटर, एक चिकित्सक जिनसे मैं लगभग 2 साल से जानता था और निकटता से काम कर रहा था। एम्बुलेंस से कॉल मिला कि एक 54 वर्षीय श्वेत पुरुष जो स्थिति एपिलेप्टिक्स में है, उनके आपातकालीन कक्ष में आने वाला है। जब वह एम्बुलेंस के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ी तो उसने आने वाले मरीज की स्थिति के संभावित कारणों की सूची पर विचार किया। यह वही सूची थी जो मैं भी उसके स्थान पर होता तो बनाता। शराब की कमी, ड्रग ओवरडोज, हाइपोनेट्रेमिया, रक्त में असामान्य रूप से कम सोडियम स्तर, स्ट्रोक, मेटास्टैटिक या प्राथमिक मस्तिष्क ट्यूमर, इंट्रापेरेन्काइमल रक्तस्राव, मस्तिष्क के पदार्थ में रक्तस्राव, मस्तिष्क का फोड़ा और मेनिंजाइटिस। जब ईएमटी ने मुझे आपातकालीन कक्ष के मेजर बे 1 में लाया, मैं अभी भी हिंसक रूप से ऐंठ रहा था, बीच बीच में कराह रहा था और अपने हाथ पैर हिला रहा था। पॉटर से जिस तरह से मैं बड़बड़ा रहा था और तड़प रहा था, मेरे मस्तिष्क पर भारी हमला हो रहा था। एक नर्स ने एक क्रैश कार्ट लाया, एक ने खून लिया और एक तीसरी नर्स ने पहले, अब खाली, अंतःशिरा बैग को बदल दिया कि ईएमटी ने एम्बुलेंस में लौट करने से पहले हमारे घर पर सेटअप किया था। जब वे मेरे ऊपर काम करने लगे, मैं पानी से निकाले गए 6 फुट के मछली की तरह तड़प रहा था। मैं बेतुके, अस्पष्ट आवाज़ों और जानवरों जैसे चीत्कारों के झरने निकाल रहा था। लॉरा के लिए दौरे के साथ साथ यह भी चिंता का विषय था कि मेरे शरीर के मोटर नियंत्रण में असम्मिति दिखाई दे रही थी। इसका मतलब यह हो सकता है कि न केवल मेरा मस्तिष्क हमले के अधीन था, बल्कि गंभीर और संभवतः अपरिवर्तनीय मस्तिष्क क्षति पहले से ही हो रही थी। किसी भी मरीज को ऐसी स्थिति में देखना आदत डालने वाली बात होती है, लेकिन लॉरा ने आपातकालीन कक्ष में अपने कई वर्षों में यह सब देखा था। उसने कभी अपने किसी साथी चिकित्सक को इस स्थिति में आपातकालीन कक्ष में आते नहीं देखा था। हालांकि गाड़ी पर पड़े विकृत, चिल्लाते मरीज को करीब से देखने पर उसने लगभग अपने आप से कहा, ए बेन। फिर और जोर से क्षेत्र में अन्य डॉक्टरों और नर्सों को सचेत करते हुए, यह एबेन अलेक्जेंडर है। करीब में जो स्टाफ ने उसे सुना, वे मेरे स्ट्रेचर के चारों ओर इकट्ठा हो गए। होली, जो एम्बुलेंस का पीछा कर रहा था, वह भीड़ में शामिल हो गया, जबकि लॉरा ने मेरी स्थिति के लिए सबसे स्पष्ट संभावित कारणों के बारे में अनिवार्य सवाल पूछना शुरू किया। क्या मैं शराब की कमी से गुजर रहा था? क्या मैंने हाल ही में कोई मजबूत हॉलुसिनोजेनिक स्ट्रीट ड्रग्स का सेवन किया था? फिर उसने काम करना शुरू किया, मेरी दौरे को रोकने की कोशिश करते हुए। हाल के महीनों में एबेन शोर मुझे एक कठोर कंडीशनिंग प्रोग्राम के माध्यम से ले जा रहा था, जो कि पिता पुत्र के लिए इक्वाडोर के 1910-300 फुट ऊंचे माउंट कोटोपैक्सी पर चढ़ाई के लिए योजना बनाई गई थी, जिसे उसने पिछले फरवरी में चढ़ाई की थी। इस प्रोग्राम ने मेरी ताकत को काफ़ी बढ़ा दिया था, जिससे मेरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे ऑर्डरलीज के लिए यह और भी मुश्किल हो गया। 5 मिनट और 15 मिलीग्राम अंतःशिरा डायजेपाम के बाद मैं अभी भी भ्रमित था और सभी से लड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पॉटर की राहत, कम से कम अब मैं अपने शरीर के दोनों तरफ से लड़ रहा था। हॉली ने लॉरा को बताया कि मुझे दौरे से पहले गंभीर सिरदर्द हो रहा था, जिससे पॉटर को मुझे एक लंबर पंक्चर करने के लिए प्रेरित किया। पॉटर ने मुझे एक डॉक्टर देने के लिए कहा। पॉटर ने एक लंबर पंक्चर करने के लिए कहा, एक प्रक्रिया जिसमें रीढ़ की हड्डी के आधार से मस्तिष्क मेरु द्रव की एक छोटी मात्रा निकाली जाती है। मस्तिष्क मेरु द्रव एक स्पष्ट पानी जैसा पदार्थ है जो रीढ़ की हड्डी की सतह के साथ चलता है और मस्तिष्क को ढकता है, इसे प्रभावों से कुशनिंग करता है। एक सामान्य स्वस्थ मानव शरीर प्रतिदिन लगभग 1 पिंट मस्तिष्क मेरु द्रव का उत्पादन करता है, और द्रव की स्पष्टता में कोई भी कमी यह संकेत देती है कि संक्रमण या रक्तस्राव हुआ है। ऐसे संक्रमण को मेनिंजाइटिस कहा जाता है। मेनिंजेस का सूजन, वह झिल्ली जो रीढ़ की हड्डी और खोपड़ी के अंदर की सतह को ढकती है और जो मस्तिष्क मेरु द्रव के सीधे संपर्क में होती है, 5 में से 4 मामलों में एक वायरस बीमारी का कारण बनता है। वायरल मेनिंजाइटिस एक मरीज को काफ़ी बीमार कर सकता है, लेकिन यह केवल लगभग 1% मामलों में ही जानलेवा होता है। हालांकि 5 में से 1 मामले में बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस का कारण बनते हैं। बैक्टीरिया, जो वायरस से अधिक प्राचीन होते हैं, एक अधिक खतरनाक दुश्मन हो सकते हैं।
यदि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का इलाज न किया जाए तो ये मामले हमेशा जानलेवा होते हैं। यहाँ तक कि जब उचित एंटीबायोटिक्स के साथ तेज़ी से इलाज किया जाता है तो मृत्यु दर 15 से 40% के बीच होती है। बड़ों में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए सबसे कम संभावित अपराधियों में से एक बहुत पुराना और बहुत मजबूत बैक्टीरिया है जिसे एशेरिचिया कोलाई कहा जाता है, जिसे सरलता से ई के नाम से जाना जाता है, कोली। कोई नहीं जानता कि ई कोलाई की उम्र ठीक नहीं बताई जा सकती, लेकिन अनुमान 3 से 4 अरब साल के बीच हैं। यह जीवाणु बिना नाभिक के होता है और प्राचीन लेकिन अत्यंत कुशल प्रक्रिया, जिसे अयुग्मन द्वैध विभाजन कहा जाता है, के द्वारा प्रजनन करता है। दूसरे शब्दों में 2 में विभाजित होकर। कल्पना कीजिए एक कोशिका जो मूल रूप से डीएनए से भरी हुई है, जो पोषक तत्वों को ले सकती है, आमतौर पर अन्य कोशिकाओं से, जिन्हें यह हमला करके अवशोषित करती है, सीधे अपनी कोशिका की दीवार के माध्यम से। फिर कल्पना कीजिए कि यह एक साथ कई डीएनए के तंतुओं की नकल कर सकता है और हर 20 मिनट में 2 पुत्र कोशिकाओं में विभाजित हो सकता है। 1 घंटे में आपके पास 8 होंगे, 12 घंटों में 69 अरब, 15 घंटे में आपके पास 35 ट्रिलियन होंगे। यह विस्फोटक वृद्धि केवल तब धीमी होती है जब इसका भोजन खत्म होने लगता है। ई कोली भी अत्यधिक चरित्रहीन होते हैं। वे अन्य बैक्टीरियल प्रजातियों के साथ जीनों का आदान प्रदान कर सकते हैं, जिसे बैक्टीरियल संयुग्मन कहा जाता है, जो ई कोलाई को नए गुण जैसे एंटीबायोटिक प्रतिरोध तेजी से प्राप्त करने की अनुमति देता है। यह बुनियादी नुस्खा ई कोलाई को एक कोशीय जीवन के प्रारंभिक दिनों से इस ग्रह पर बनाए रखे हुए है। कोलाई इस ग्रह पर एक कोशीय जीवन के प्रारंभिक दिनों से मौजूद है। हम सभी के पास ई है, कोलाई वापस हमारे अंदर। ज्यादातर हमारे पाचन तंत्र में, सामान्य परिस्थितियों में, यह हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन जब ई कोलाई की ऐसी किस्में होती हैं, कोलाई जो डीएनए के तंतु प्राप्त कर चुके हैं जो उन्हें विशेष रूप से आक्रामक बनाते हैं, वे रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के चारों ओर के मस्तिष्क मेरुद्रव में प्रवेश कर जाते हैं। प्राचीन कोशिकाएं तुरंत तरल में मौजूद ग्लूकोज और जो कुछ भी उपभोग करने के लिए उपलब्ध है उसे, यहाँ तक कि मस्तिष्क को भी, निगलना शुरू कर देती हैं। उस समय इमरजेंसी रूम में किसी ने नहीं सोचा कि मुझे कोलाई मेनिंजाइटिस है। उनके पास इसे संदेह करने का कोई कारण नहीं था। यह बीमारी वयस्कों में अत्यधिक दुर्लभ है। नवजात शिशु सबसे सामान्य शिकार होते हैं, लेकिन 3 महीने से बड़े बच्चों में इसके मामले अत्यंत दुर्लभ होते हैं। प्रत्येक वर्ष 10 मिलियन वयस्कों में से 1 से भी कम व्यक्ति स्वतः ही इस बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के मामलों में बैक्टीरिया पहले मस्तिष्क की बाहरी परत या कॉर्टेक्स पर हमला करते हैं। शब्द कॉर्टेक्स एक लैटिन शब्द से आया है जिसका अर्थ है छिलका या छाल। अगर आप एक संतरे की कल्पना करें तो इसका छिलका मस्तिष्क के अधिक प्राथमिक हिस्सों को घेरने के तरीके के लिए एक अच्छा मॉडल है। कॉर्टेक्स याददाश्त, भाषा, भावना, दृश्य और श्रवण जागरूकता और तर्क के लिए जिम्मेदार है। ई कोलाई जैसे जीवाणु, जब ई कोलाई मस्तिष्क पर हमला करता है तो प्रारंभिक क्षति उन क्षेत्रों पर होती है जो हमारे मानव गुणों को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के कई पीड़ित अपनी बीमारी के पहले कुछ दिनों में ही मर जाते हैं। उनमें से जो आपातकालीन कक्ष में तंत्रिका कार्य में तेजी से गिरावट के साथ आते हैं, जैसे कि मैंने किया, केवल 10% ही जीवित रहने के लिए भाग्यशाली होते हैं। हालांकि उनकी किस्मत सीमित होती है क्योंकि उनमें से कई अपने जीवन के बाकी हिस्से को शाकाहारी स्थिति में बिताएंगे। हालांकि उसे ई कोलाई मेनिंजाइटिस डॉ पॉटर को लगा कि मुझे किसी प्रकार का मस्तिष्क संक्रमण हो सकता है, इसीलिए उसने लंबर पंक्चर करने का निर्णय लिया। जैसे ही वह एक नर्स को लंबर पंक्चर ट्रे लाने और मुझे प्रक्रिया के लिए तैयार करने के लिए कह रही थी, मेरा शरीर अचानक ऊपर उठा जैसे मेरी स्ट्रेचर में करंट लग गया हो। एक नई ऊर्जा के साथ मैंने एक लंबी पीड़ित कराह निकाली, अपनी पीठ को मोड़ा और हवा में अपने हाथों को लहराया। मेरा चेहरा लाल था और मेरी गर्दन की नसें पागलों की तरह फूल गई थीं। लॉरा ने और मदद के लिए चिल्लाया और जल्द ही 2, फिर 4 और अंत में 6 सहायक मुझे प्रक्रिया के लिए नीचे रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने मेरे शरीर को भ्रूण स्थिति में मजबूर कर दिया, जबकि लॉरा ने और अधिक सिडेटिव्स दिए। आखिरकार वे मुझे इतना स्थिर करने में सक्षम हो गए कि सुई मेरी रीढ़ की हड्डी के आधार में प्रवेश कर सके। जब बैक्टीरिया हमला करते हैं तो शरीर तुरंत रक्षा मोड में चला जाता है। आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए प्लीहा और अस्थि मज्जा में अपने बैरक से सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के शॉक ट्रूप्स भेजना।
वे उस विशाल कोशीय युद्ध में पहले शिकार होते हैं, जो तब होता है जब भी कोई विदेशी जैविक एजेंट शरीर में प्रवेश करता है। और डॉ पॉटर जानती थीं कि मेरे सेरेब्रोस्पाइनल तरल में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता मेरे सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के कारण होगी। डॉ पॉटर झुकीं और मैनोमीटर पर ध्यान केंद्रित किया, वह पारदर्शी लंबवत ट्यूब जिसमें से सेरेब्रोस्पाइनल तरल बाहर आएगा। लॉरा का पहला आश्चर्य यह था कि तरल बूंद बूंद करके नहीं गिरा, बल्कि खतरनाक उच्च दबाव के कारण बह निकला। उसका दूसरा आश्चर्य तरल की उपस्थिति थी। थोड़ी सी अस्पष्टता उसे बता देती कि मैं गंभीर समस्या में था। जो तरल मैनोमीटर में निकला वह चिपचिपा और सफ़ेद था, जिसमें हल्का हरा रंग था। मेरे रीढ़ की हड्डी का तरल पुस से भरा हुआ था। अध्याय 3। बिल्कुल अचानक। डॉ पॉटर पेज्ड डॉ रॉबर्ट ब्रेनन, लिंचबर्ग जनरल में उनके सहयोगियों में से एक और संक्रामक रोगों के विशेषज्ञ। जब वे आसपास की प्रयोगशालाओं से और परीक्षण परिणामों का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने सभी निदान संभावनाओं और उपचार विकल्पों पर विचार किया। क्षण दर क्षण जैसे जैसे परीक्षण के परिणाम वापस आते गए, मैं अपने स्ट्रेचर पर बंधे होने के कारण कराहता और मचलता रहा। एक और भी अधिक उलझन भरा चित्र उभर रहा था। ग्रामदाग एक रासायनिक परीक्षण एक डेनिश चिकित्सक के नाम पर रखा गया है, जिसने इस विधि का आविष्कार किया जो डॉक्टरों को आक्रमणकारी बैक्टीरिया को ग्राम नकारात्मक या ग्राम सकारात्मक के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति देती है। ग्राम नकारात्मक रॉड्स का संकेत मिला, जो बहुत असामान्य था। इस बीच मेरे सिर का एक कंप्यूटरीकृत टोमोग्राफी (सीटी) स्कैन ने दिखाया कि मेरे मस्तिष्क की मेनिंजियल परत खतरनाक रूप से सूजी हुई और सूजन में थी। मेरी श्वसन नली को मेरी ट्रैकिया में डाला गया, एक वेंटिलेटर को मेरी सांस लेने की जिम्मेदारी लेने की अनुमति देते हुए 12 सांसें प्रति मिनट, बिल्कुल, और मेरे बिस्तर के चारों ओर एक बैटरी मॉनिटर्स स्थापित किए गए थे ताकि मेरे शरीर और अब लगभग नष्ट हो चुके मस्तिष्क के भीतर हर हरकत को रिकॉर्ड किया जा सके। उन बहुत ही कम वयस्कों में से जो स्पॉन्टेनियसली कोलिबैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का शिकार होते हैं, यानी बिना मस्तिष्क की सर्जरी या घुसपैठ करने वाले सिर के आघात के, हर साल अधिकांश ऐसा किसी ठोस कारण की वजह से करते हैं, जैसे कि उनके इम्यून सिस्टम में कमी, जो अक्सर HIV या एड्स के कारण होती है। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई कारक नहीं था जो मुझे इस बीमारी के प्रति संवेदनशील बनाता। अन्य बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस का कारण बन सकते हैं जब वे आसपास की नासिका, साइनस या मध्य कान से प्रवेश करते हैं, लेकिन कोलाई नहीं। कोली सेरेब्रोस्पाइनल स्पेस शरीर के बाकी हिस्सों से बहुत अच्छी तरह से सील किया गया है ताकि ऐसा हो सके। जब तक रीढ़ या खोपड़ी को एक संदूषित गहरे मस्तिष्क उत्तेजक या एक शंट द्वारा छेदा नहीं जाता जो एक न्यूरोसर्जन द्वारा स्थापित किया गया हो, उदाहरण के लिए बैक्टीरिया जैसे कोलाई जो आमतौर पर आंत में रहते हैं, उनके पास उस क्षेत्र तक पहुंच नहीं होती। मैंने खुद मरीजों के मस्तिष्क में सैकड़ों शंट और उत्तेजक स्थापित किए थे, और अगर मैं इस मामले पर चर्चा करने में सक्षम होता तो मैं अपने स्टंप डॉक्टरों से सहमत होता कि, सीधे शब्दों में कहें, मेरे पास एक ऐसी बीमारी थी जो मेरे लिए लगभग असंभव थी। फिर भी परीक्षण परिणामों से प्रस्तुत किए जा रहे सबूतों को पूरी तरह से स्वीकार करने में असमर्थ। 2 डॉक्टरों ने प्रमुख शैक्षणिक चिकित्सा केंद्रों में संक्रामक रोगों के विशेषज्ञों को फोन किया। सभी ने सहमति जताई कि परिणाम केवल एक संभावित निदान की ओर इशारा करते हैं। लेकिन अस्पताल में पहले दिन हवा से अचानक गंभीर कोलिबैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का शिकार होना ही मेरी एकमात्र अजीब चिकित्सा उपलब्धि नहीं थी। आपातकालीन कक्ष छोड़ने से पहले के अंतिम क्षणों में और 2 सीधे घंटों तक जानवरों की गहरी आवाज़ों और कराहने के बाद मैं चुप हो गया। फिर अचानक मैंने 3 शब्द चिल्लाए। वे बिल्कुल स्पष्ट थे और सभी उपस्थित डॉक्टरों और नर्सों ने सुने, साथ ही हॉली ने भी, जो कुछ कदम दूर पर्दे के दूसरी तरफ खड़ी थीं। हे भगवान, मेरी मदद करो। सभी स्ट्रेचर की ओर दौड़ पड़े। जब तक वे मेरे पास पहुंचे, मैं पूरी तरह से असंवेदनशील था। मुझे आपातकालीन कक्ष में अपने समय की कोई याद नहीं है, उन 3 शब्दों सहित जो मैंने चिल्लाए थे। लेकिन वे अगले 7 दिनों तक मेरे द्वारा बोले गए आखिरी शब्द थे। अध्याय 4। बेन। एक बार मेजर बे 1 में मैं लगातार गिरता रहा। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का मस्तिष्क मेरु द्रव ग्लूकोज स्तर लगभग 80 मिलीग्राम प्रति डेसीलिटर होता है। एक अत्यंत बीमार व्यक्ति जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के कारण मरने के खतरे में है, उसका स्तर 20 मिलीग्राम प्रति डेसीलिटर तक कम हो सकता है। मेरे CSF ग्लूकोज स्तर 1 था।
मेरा ग्लासगो कोमा स्केल 15 में से 8 था, जो एक गंभीर मस्तिष्क बीमारी का संकेत था, और अगले कुछ दिनों में और गिर गया। मेरे आपातकालीन कक्ष में अपाचे 2 स्कोर, तीव्र शारीरिक स्थिति और पुरानी स्वास्थ्य मूल्यांकन 71 में से 18 था। यह दर्शाता है कि उस अस्पताल में भर्ती के दौरान मेरी मृत्यु की संभावना लगभग 30% थी। विशेष रूप से मेरी तीव्र ग्राम नकारात्मक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के निदान और तेजी से न्यूरोलॉजिकल गिरावट को देखते हुए शुरुआत में मेरी बीमारी से बचने की संभावना सबसे अच्छे रूप में केवल लगभग 10% थी जब मुझे आपातकालीन कक्ष में भर्ती किया गया। अगर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते तो अगले कुछ दिनों में मृत्यु का जोखिम लगातार बढ़ता जाएगा जब तक कि यह एक गैर परक्राम्य 100% पर नहीं पहुंच जाता। डॉक्टरों ने मुझे मेरे शरीर में 3 शक्तिशाली अंतःशिरा एंटीबायोटिक्स डाले इससे पहले कि मुझे मेरे नए घर में भेजा जाए। एक बड़ा निजी कमरा, नंबर 10, चिकित्सा गहन देखभाल इकाई में, आपातकालीन कक्ष के एक मंजिल ऊपर। मैं एक सर्जन के रूप में इन आईसीयू में कई बार रह चुका था। वे ऐसे स्थान हैं जहां सबसे गंभीर रूप से बीमार मरीज, जो मौत के करीब होते हैं, को रखा जाता है ताकि कई चिकित्सा कर्मी एक साथ उन पर काम कर सकें। ऐसी एक टीम जो पूरी समन्वय के साथ एक मरीज को जीवित रखने के लिए लड़ रही है जब सभी संभावनाएं उनके खिलाफ हैं, एक अद्भुत दृश्य है। मैंने उन कमरों में दोनों विशाल गर्व और क्रूर निराशा का अनुभव किया। इस पर निर्भर करता था कि जिस मरीज को हम बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे वह बचता है या हमारी उंगलियों से फिसल जाता है। डॉ. ब्रेनन और बाकी डॉक्टरों ने हालात को देखते हुए होली के साथ जितना हो सके उतना सकारात्मक रहने की कोशिश की। इसने उन्हें बिल्कुल भी सकारात्मक रहने की अनुमति नहीं दी। सच्चाई यह थी कि मैं बहुत जल्द मरने के गंभीर जोखिम में था। यहां तक कि अगर मैं नहीं मरा तो मेरे मस्तिष्क पर हमला कर रहे बैक्टीरिया ने शायद पहले ही मेरे कॉर्टेक्स का इतना हिस्सा खा लिया था कि किसी भी उच्च मस्तिष्क गतिविधि को प्रभावित कर दिया। जितना अधिक समय मैं कोमा में रहा उतना ही अधिक संभावना बनती गई कि मैं अपनी बाकी जिंदगी एक पुरानी वेजिटेटिव स्थिति में बिताऊंगा। भाग्य से केवल लिंचबर्ग जनरल का स्टाफ बल्कि अन्य लोग भी मदद के लिए इकट्ठा हो रहे थे। माइकल सिल्विया, हमारे पड़ोसी और हमारे एपिस्कोपल चर्च के रेक्टर, हॉली के 1 घंटे बाद आपातकालीन कक्ष में पहुंचे। जैसे ही होली एम्बुलेंस का पीछा करने के लिए दरवाजे से बाहर निकली, उसका सेल फोन बज उठा। यह उसकी पुरानी दोस्त सिल्विया व्हाइट थी। सिल्विया हमेशा महत्वपूर्ण चीजें होते समय सही समय पर संपर्क करने का एक अजीब तरीका रखती थी। होली को यकीन था कि वह मानसिक शक्तियों वाली है। मैंने इस सुरक्षित और अधिक समझदारी वाली व्याख्या को चुना कि वह बस एक बहुत अच्छी अनुमान लगाने वाली थी। होली ने सिल्विया को जो हो रहा था उसके बारे में जानकारी दी और उनके बीच उन्होंने मेरे करीबी परिवार, मेरी छोटी बहन बेट्सी को फ़ोन किया। कौन पास में रहता था? मेरी बहन फिलिस, 48 साल की, जो हम में सबसे छोटी थी, बोस्टन में रह रही थी, और जीन, जो सबसे बड़ी थी। उस सोमवार की सुबह जीन अपने घर डेलावेयर से वर्जीनिया की ओर दक्षिण की ओर ड्राइव कर रही थी। सौभाग्य से वह हमारी माँ की मदद के लिए जा रही थी, जो विंस्टन सैलेम में रहती थीं। जीन का सेल फोन बजा। यह उसके पति डेविड का फोन था। क्या तुम रिचमंड से गुजरे हो? उसने पूछा। नहीं, जीन ने कहा, मैं बस इसके उत्तर में I-95 पर हूं। रूट 60 पश्चिम पर जाओ, फिर रूट 24 पर लिंचबर्ग की ओर जाओ। होली ने अभी फोन किया। एबेन आपातकालीन कक्ष में है। इस सुबह उसे दौरा पड़ा और वह प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। हे भगवान, क्या उन्हें पता है क्यों? उन्हें यकीन नहीं है, लेकिन यह मेनिंजाइटिस हो सकता है। जीन ने समय पर मोड़ लिया और 60 पश्चिम की लहरदार 2 लेन वाली काली सड़क पर चलने लगी, जो नीची उड़ती हुई बादलों के बीच से गुजर रही थी, लिंचबर्ग में रूट 24 की ओर। यह फिलिस थी जिसने उस पहले आपातकालीन दोपहर को 3 बजे एबेन को डेलावेयर विश्वविद्यालय के अपने अपार्टमेंट में फ़ोन किया। एबेन बाहर अपनी बालकनी पर कुछ विज्ञान का होमवर्क कर रहा था। मेरे अपने पिता एक न्यूरोसर्जन थे और एबेन अब उस करियर में रुचि रखता था। जब उसका फ़ोन बजा, फिलिस ने उसे स्थिति का संक्षिप्त विवरण दिया और कहा कि चिंता न करें, डॉक्टरों ने सब कुछ नियंत्रण में रखा है। क्या उन्हें पता है कि यह क्या हो सकता है? एबेन ने पूछा। खैर, उन्होंने ग्राम नकारात्मक बैक्टीरिया और मेनिंजाइटिस का जिक्र किया। मेरे पास अगले कुछ दिनों में 2 परीक्षा हैं, इसलिए मैं अपने शिक्षकों के साथ कुछ जल्दी संदेश छोड़ने जा रहा हूं, एबेन ने कहा। एबेन ने बाद में मुझसे कहा कि शुरू में
वह इस बात पर विश्वास करने में हिचकिचा रहा कि मैं उतनी गंभीर खतरे में थी जितना कि फिलिस ने बताया था, क्योंकि वह और होली हमेशा चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताती थीं और मैं कभी बीमार नहीं पड़ा। लेकिन जब माइकल सिल्विया ने 1 घंटे बाद उसे फ़ोन किया तो उसे एहसास हुआ कि उसे तुरंत नीचे ड्राइव करना होगा। जब एबेन वर्जीनिया की ओर ड्राइव कर रहा था, एक बर्फीली बारिश शुरू हो गई। फिलिस ने सुबह 6 बजे बोस्टन छोड़ा और जब एबेन पोटोमैक नदी पर I-495 पुल की ओर वर्जीनिया की तरफ बढ़ रहा था, वह ऊपर बादलों के बीच से गुजर रही थी। वह रिचमंड में उतरी, एक कार किराए पर ली और खुद रूट 60 पर चली गई। जब वह लिंचबर्ग से सिर्फ कुछ मील दूर था, एबेन ने होली को फ़ोन किया। बॉन्ड कैसा है? उसने पूछा। सो रही है, होली ने कहा। मैं फिर सीधे अस्पताल जाऊंगी। एबेन ने कहा। क्या तुम सच में पहले घर नहीं आना चाहते? नहीं, एबेन ने कहा, मैं बस पापा को देखना चाहता हूं। एबेन ने मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट के सामने 11:15 बजे गाड़ी रोकी। शाम। अस्पताल की ओर जाने वाला रास्ता बर्फीला होने लगा था और जब वह स्वागत क्षेत्र की तेज रोशनी में आया तो उसने केवल एक रात की रिसेप्शन नर्स को देखा। उसने उसे मेरे आईसीयू बिस्तर की ओर ले जाया। उस समय तक वहां पहले जो भी लोग थे वे अंततः घर चले गए थे। बड़े मंद रोशनी वाले कमरे में केवल मशीनों की शांत बीप और हिस की आवाजें थीं जो मेरे शरीर को जीवित रख रही थीं। एबेन दरवाजे पर ठिठक गया जब उसने मुझे देखा। अपने 20 सालों में उसने मुझे कभी भी सर्दी से ज्यादा बीमार नहीं देखा। अब सभी मशीनों के बावजूद जो अपनी पूरी कोशिश कर रही थीं कि ऐसा न लगे, वह उस चीज को देख रहा था जिसे वह जानता था, मूल रूप से एक शव। मेरा शारीरिक शरीर उसके सामने था, लेकिन जिस पापा को वह जानता था वह चला गया था। या शायद इस्तेमाल करने के लिए एक बेहतर शब्द है, कहीं और। अध्याय 4। एबेन। एक बार मेजर बे 1 में मैं लगातार गिरता रहा। सेरेब्रोस्पाइनल टनल CSF। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का ग्लूकोज स्तर लगभग 80 मिलीग्राम प्रति डेसिलीटर होता है। एक अत्यंत बीमार व्यक्ति जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के कारण मरने के खतरे में है, उसका स्तर 20 मिलीग्राम प्रति डेसिलीटर तक कम हो सकता है। मेरे CSF ग्लूकोज स्तर 1 था। मेरा ग्लासगो कोमा स्केल 15 में से 8 था, जो एक गंभीर मस्तिष्क बीमारी का संकेत देता है, और अगले कुछ दिनों में और गिर गया। मेरी अपाचे 2 स्कोर, तीव्र शारीरिकी और पुरानी स्वास्थ्य मूल्यांकन, आपातकालीन कक्ष में 71 में से 18 थी। यह दर्शाता है कि उस अस्पताल में भर्ती के दौरान मेरी मृत्यु की संभावना लगभग 30% थी। विशेष रूप से मेरी तीव्र ग्राम नकारात्मक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के निदान और शुरुआत में तेजी से न्यूरोलॉजिकल गिरावट को देखते हुए, जब मुझे आपातकालीन कक्ष में भर्ती किया गया तब मेरी बीमारी से बचने की संभावना सबसे अच्छे हालात में केवल लगभग 10% थी। अगर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते तो अगले कुछ दिनों में मृत्यु का जोखिम लगातार बढ़ता जाएगा जब तक कि यह एक गैर परक्राम्य 100% पर नहीं पहुंच जाता। डॉक्टरों ने मुझे 3 शक्तिशाली अंतःशिरा एंटीबायोटिक्स के साथ लाद दिया, इससे पहले कि मुझे मेरे नए घर, एक बड़े निजी कमरे में भेजा जाए। नहीं, 10 चिकित्सा गहन देखभाल इकाई में, आपातकालीन कक्ष के एक मंजिल ऊपर। मैं एक सर्जन के रूप में इन आईसीयू में कई बार रह चुका था। वे वही हैं जहां सबसे गंभीर रूप से बीमार मरीज, जो मौत के बेहद करीब होते हैं, को रखा जाता है ताकि कई चिकित्सा कर्मी एक साथ उन पर काम कर सकें। ऐसी एक टीम जो पूरी समन्वय में एक मरीज को जीवित रखने के लिए लड़ रही है जब सभी संभावनाएं उनके खिलाफ हैं, एक अद्भुत दृश्य है। मैंने उन कमरों में विशाल गर्व और क्रूर निराशा दोनों महसूस की थी। इस पर निर्भर करता था कि जिस मरीज को हम बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे वह बच गया या हमारी उंगलियों से फिसल गया। डॉ ब्रेनन और बाकी डॉक्टरों ने होली के साथ जितना हो सके सकारात्मक रहने की कोशिश की। हालात को देखते हुए इसने उन्हें बिल्कुल भी सकारात्मक रहने की अनुमति नहीं दी। सच्चाई यह थी कि मैं बहुत जल्द मरने के गंभीर जोखिम में था। यहां तक कि अगर मैं नहीं मरा तो मेरे मस्तिष्क पर हमला कर रहे बैक्टीरिया ने शायद पहले ही मेरे कॉर्टेक्स का इतना हिस्सा खा लिया था कि किसी भी उच्च मस्तिष्क गतिविधि को प्रभावित कर दिया। जितना अधिक समय मैं कोमा में रहा उतना ही अधिक संभावना बनती गई कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी एक पुरानी वेजिटेटिव स्थिति में बिताऊंगा। भाग्य से केवल लिंचबर्ग जनरल का स्टाफ, बल्कि अन्य लोग भी मदद के लिए इकट्ठा हो रहे थे। माइकल सिल्विया, हमारे पड़ोसी और हमारे एपिस्कोपल चर्च के रेक्टर, हॉली के 1 घंटे बाद आपातकालीन कक्ष में पहुंचे।
जैसे ही होली एम्बुलेंस का पीछा करने के लिए दरवाजे से बाहर निकली, उसका सेल फोन बज उठा। यह उसकी लंबे समय से दोस्त सिल्विया व्हाइट थी। सिल्विया हमेशा महत्वपूर्ण चीजें होते समय सही समय पर संपर्क करने का एक अजीब तरीका रखती थी। होली को यकीन था कि वह मानसिक शक्तियों वाली है। मैंने सुरक्षित और अधिक समझदारी से यह समझाने का विकल्प चुना कि वह बस एक बहुत अच्छी अनुमान लगाने वाली थी। होली ने सिल्विया को जो हो रहा था उसके बारे में जानकारी दी और उनके बीच उन्होंने मेरे करीबी परिवार को फ़ोन किए। मेरी छोटी बहन बेट्सी, जो पास में रहती थी, मेरी बहन फिलिस, जो 48 साल की थी और हम में सबसे छोटी थी, जो बोस्टन में रह रही थी, और जीन, जो सबसे बड़ी थी। उस सोमवार की सुबह जीन अपने डेलावेयर के घर से वर्जीनिया की ओर दक्षिण की ओर गाड़ी चला रही थी। सौभाग्य से वह हमारी माँ की मदद के लिए विंस्टन सेलेम जा रही थी। जीन का सेल फोन बजा। ये उसके पति डेविड का फोन था। क्या तुम रिचमंड से गुजरे हो? उसने पूछा। नहीं, जीन ने कहा, मैं बस इसके उत्तर में I-95 पर हूं। रूट 60 पश्चिम पर जाओ, फिर रूट 24 पर लिंचबर्ग की ओर जाओ। होली ने अभी फोन किया। एबेन आपातकालीन कक्ष में है। इस सुबह उसे दौरा पड़ा और वह प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। हे भगवान! क्या उन्हें पता है क्यों? उन्हें यकीन नहीं है, लेकिन यह मेनिंजाइटिस हो सकता है। जीन ने समय पर मोड़ लिया और लिंचबर्ग में रूट 24 की ओर नीची उड़ती हुई बादलों के बीच 60 पश्चिम की 2 लेन वाली काली सड़क का अनुसरण किया। यह फिलिस थी जिसने उस पहले आपातकालीन दोपहर को 3 बजे एबेन को डेलावेयर विश्वविद्यालय में उसके अपार्टमेंट पर फोन किया। एबेन बाहर अपनी बालकनी पर कुछ विज्ञान का होमवर्क कर रहा था। मेरे अपने पिता एक न्यूरोसर्जन थे और एबेन अब उस करियर में रुचि रखता था जब उसका फोन बजा। फिलिस ने उसे स्थिति का संक्षिप्त विवरण दिया और कहा कि चिंता न करे, डॉक्टरों ने सब कुछ नियंत्रण में रखा है। क्या उन्हें पता है कि यह क्या हो सकता है? एबेन पूछा। खैर, उन्होंने ग्राम नकारात्मक बैक्टीरिया और मेनिंजाइटिस का जिक्र किया। मेरे पास अगले कुछ दिनों में 2 परीक्षा हैं, इसलिए मैं अपने शिक्षकों के साथ कुछ त्वरित संदेश छोड़ने जा रहा हूं, एबेन ने कहा। एबेन ने बाद में मुझसे कहा कि शुरू में वह इस बात पर विश्वास करने में हिचकिचा रहा कि मैं उतनी गंभीर खतरे में था जितना कि फिलिस ने बताया था, क्योंकि वह और होली हमेशा चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताती थीं और मैं कभी बीमार नहीं पड़ा। लेकिन जब माइकल सिल्विया ने 1 घंटे बाद उसे फ़ोन किया तो उसे एहसास हुआ कि उसे तुरंत नीचे ड्राइव करना होगा। जब एबेन वर्जीनिया की ओर ड्राइव कर रहा था, एक बर्फीली बारिश शुरू हो गई। फिलिस ने सुबह 6 बजे बोस्टन छोड़ा और जब एबेन I-495 की ओर बढ़ रहा था, फिलिस एक भ्रम में थी। पोटोमैक नदी पर पुल के ऊपर वर्जीनिया में वह ऊपर बादलों के बीच से गुजर रही थी। वह रिचमंड में उतरी, एक कार किराए पर ली और खुद रूट 68 पर चली गई। जब वह लिंचबर्ग से कुछ मील दूर था, एबेन ने होली को फ़ोन किया। बॉन्ड कैसा है? उसने पूछा। सोई हुई, होली ने कहा, मैं सीधे अस्पताल जाऊंगी। तब एबेन ने कहा, क्या तुम सच में पहले घर नहीं आना चाहते? नहीं, एबेन ने कहा, मैं बस पापा को देखना चाहता हूं। एबेन ने मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट के सामने 11:15 बजे गाड़ी रोकी। शाम। अस्पताल की ओर जाने वाला रास्ता बर्फीला होने लगा था और जब वह रिसेप्शन क्षेत्र की तेज रोशनी में आया तो उसने केवल एक रात की रिसेप्शन नर्स को देखा। उसने उसे मेरे आईसीयू बिस्तर की ओर ले जाया। उस समय तक वहां पहले जो भी लोग थे वे अंततः घर जा चुके थे। बड़े मंद रोशनी वाले कमरे में केवल मशीनों की शांत बीप और हिस की आवाजें थीं जो मेरे शरीर को जीवित रख रही थीं। एबेन दरवाजे पर ठिठक गया जब उसने मुझे देखा। अपने 20 सालों में उसने मुझे कभी भी सर्दी से ज्यादा बीमार नहीं देखा था। अब सभी मशीनों के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद जो इसे और कुछ दिखाने की कोशिश कर रही थीं, वह उस चीज को देख रहा था जिसे वह जानता था मूल रूप से एक शव है। मेरा शारीरिक शरीर उसके सामने था, लेकिन जिस पापा को वह जानता था वह चला गया था, या शायद इस्तेमाल करने के लिए एक बेहतर शब्द है, कहीं और।